नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव पर चर्चा करेंगे। यह बीपीएससी मुख्य परीक्षा के साथ साथ अन्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल के सभी टॉपिक को सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करेंगे। इसमें देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में सामान्य विचार क्या है। इसमें हम लोग इसके विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत और स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। सभ्यता का भौगोलिक आधार क्या था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उद्भव का स्वरूप क्या था, उद्भव के चरण 7000 बीसी की स्थिति क्या थी, 5000 बीसी की स्थिति क्या थी, 3500 बीसी की स्थिति क्या थी, 2500 बीसी की स्थिति क्या थी और अंत में परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की स्थिति क्या थी। इन सारे तथ्यों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस सारे टॉपिक यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इन सारे तथ्यों पर अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो बीपीएससी या अन्य सिविल सेवा परीक्षा में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप भली भांति उसका आंसर लिख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग विभिन्न परीक्षाओं में यानी कि पूर्व की परीक्षाओं में सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे, जो उस क्वेश्चन को किस ढंग से लिखा जा सकता है। तो सर्वप्रथम हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव से संबंधित चर्चा को देखते हैं। इसमें हम लोग सामान्य विचार देखते हैं कि विदेशी इसका उत्पत्ति पर विद्वानों का क्या मत है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के संबंध में विद्वानों का जो है सो विचार एक मत नहीं है, यानी कि मतों में भिन्नता पाई जाती है। यानी कि विभिन्न विद्वानों का भिन्न भिन्न ढंग से इसके उत्पत्ति के संबंध में सोचना है। इसी में दो विचारधाराएं प्रसिद्ध है। इसमें एक विद्वानों का मानना है कि इस सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति में विदेशी लोगों का हाथ था, यानी कि उन्होंने विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्पत्ति स्थानीय स्तर पर हुई थी, कर्मिक रूप से हुई थी और यहीं के लोगों के द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई थी। तो सामान्य विचार में विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में विद्वानों को मानना है कि हड़प्पा की नगरीय सभ्यता पर मेसोपोटामिया सभ्यता का प्रभाव देखने को मिलता है। इस संदर्भ में गार्डन का मानना है कि मेसोपोटामिया के लोग बलूचिस्तान आए और नगरीय सभ्यता की स्थापना की। इसी में व्हीलर का मानना है कि मोहनजोदड़ो के अन्नागार, गढ़ी तथा वुर्ज में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसी तरह कच्ची ईंटों का प्रयोग जो है सुमेर के सभ्यता में भी किया गया है। अतः सुमेरी लोग जो है सो आए और यहाँ पर जो है सो इस सभ्यता का निर्माण किए। मेसोपोटामिया के विभिन्न वस्तुओं का सिंधु क्षेत्र में पाया जाना और सिंधु क्षेत्र के बहुत सारे वस्तुओं का जो है सो वहाँ पाया जाना, इसका यह दृष्टिकोण बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में उन लोगों का हाथ रहा होगा। और लेकिन अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र का सूक्ष्म विश्लेषण करें तो समानता से ज़्यादा असमानता के तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। यानी कि जितने कुछ समानताएं उससे ज़्यादा असमानता के तत्व विद्यमान हैं। तो इस आधार पर जैसे अगर हम सिंधु सभ्यता में ज़्यादातर पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, दोनों सभ्यताओं के लिपि में भी अंतर देखने को मिलता है। सुमेर में मंदिर एवं पुरोहितों का साक्ष्य मिलता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सो इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। यानी कि इसके बारे में चूँकि यहाँ के लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, जिसके कारण जो है सो इसका कोई साक्ष्य स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है। मंदिर और पुरोहितों की स्थिति संदिग्ध है। दोनों सभ्यताओं में मृद मूर्तियों एवं मोहरों में भी असमानता देखने को मिलती है।
तो मेसोपोटामिया के संदर्भ में यह स्वीकार किया जा सकता है कि दोनों सभ्यताओं के मध्य विकसित व्यापारिक संबंध थे, जिसके कारण यह संभव हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में वहाँ के लोगों ने कुछ प्रेरणा ग्रहण किया हो। लेकिन यह कहना मुश्किल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति में उन लोगों का हाथ था, और अब जो है सो इसको पूर्ण रूपेण अस्वीकार किया जाने लगा है, और सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव में स्थानीय तत्व को खोजा जा रहा है, यानी कि स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत दिया जा रहा है। और यहाँ इसकी स्थापना, इस सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण जो है सो स्थानीय लोगों के द्वारा ही किया गया है। तो अब ये मान सर्वविदित होने लगा। अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो है भौगोलिक आधार क्या था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में क्या भौगोलिक सुविधाएं थी जिसके कारण जो है सो इसका संकेंद्रण पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्रों में हुआ, और इसका बलूचिस्तान क्षेत्र से शुरू होकर जो है सो पूरा सप्त सिंध प्रदेश में और गुजरात के क्षेत्रों में जो है सो देखने को मिला। इसका क्या कारण था, क्या भौगोलिक सुविधाएं उपलब्ध थी जिसके कारण जो है सो इन क्षेत्रों में सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ। तो यहाँ पर अगर हम सुविधाओं को देखें तो सिंधु घाटी क्षेत्र जो है सो नदियों के किनारे बसा हुआ था। नदियों के किनारे बसे होने के कारण जो है सो यहाँ पर अनेक सुविधाएं उपलब्ध हुई, जैसे यह जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र था और यह खादर मिट्टी का क्षेत्र था। खादर मिट्टी जो है सो हम लोग जानते हैं बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, जिसके कारण जो है सो कृषि कार्य करने में यहाँ पर सुविधा हुई। नदी के कारण जो है सो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, यानी कि नदियों के द्वारा सिंचाई कार्य किया जाता था, और नदियों से जो जल का संग्रह करके भी जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। बलूचिस्तान के क्षेत्र में जो है सो पत्थर के खदान थे, जिससे पत्थरों को एकत्रित कर उससे जो है सो कृषि औजार एवं अन्य सामग्री बनाने में जो है सो मदद मिली। राजस्थान क्षेत्र से तांबा एवं टीन मिल जाता था, जिससे जो है सो कृषि उपकरण बनाने में, कृषि औजार बनाने में सहूलियत हुई। सिंधु नदी जो है सो जलीय परिवहन का साधन उपलब्ध कराया, और यह जो है सो अंतर परिवहन एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया, समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। समुद्र के द्वारा जो है सो व्यापार करने में भी मदद मिली, दूसरे क्षेत्रों से भी व्यापार करने में मदद मिली। तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र, सप्त सिंध प्रदेश, गुजरात के क्षेत्र आदि में हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव का स्वरूप क्या था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की उद्भव का स्वरूप किस ढंग का था। हम तो सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव को हम लोग देखें तो इसका उद्भव कर्मिक रूप से हुआ, यानी कि 7000 BC के आसपास मेहरगढ़ क्षेत्र में जो है सो इसका विकास होना शुरू हुआ था, यानी कि पश्चिमोत्तर भारत की पशुचारणिक संस्कृतियों में इसके विकास को हम लोग खोज सकते हैं। यह एक स्थानीय सभ्यता थी। भौगोलिक आधार एवं तकनीकी प्रगति ने जो है सो इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि भौगोलिक सुविधाएं उपलब्ध थी और लोगों के द्वारा तकनीकी प्रगति की गई, जिसके कारण जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ और बलूचिस्तान क्षेत्र से यह प्रारंभ होकर संपूर्ण सप्त सिंध प्रदेश में फैल गया। और इसका एक खास बात था जो उद्भव में शांतिपूर्ण प्रक्रिया का साक्ष्य मिलता है, यानी कि यहाँ पर जो है सो किसी तरह की लड़ाई या विजय के द्वारा जो है उद्भव का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, यानी कि इसके उद्भव में शांति प्रक्रिया महत्वपूर्ण रही। अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के विभिन्न चरणों को। तो हम लोग 7000 BC की स्थिति से शुरू करते हैं, यानी कि 7000 BC से शुरू करते हैं। 7000 BC के आसपास मेहरगढ़ के क्षेत्रों में नवपाषाण कालीन लोगों के निवास का साक्ष्य प्राप्त होने लगता है। इस काल में जो है सो लोगों का जीवन का मुख्य आधार जो था पशुचारण ही था, जिसके कारण जो है सो इस काल को पशुचारणिक संस्कृति का काल कहते हैं। लेकिन इस काल में लोग कृषि कार्य से परिचित हो चुके थे, लेकिन अभी अस्थायी कृषि का विकास नहीं हुआ था। स्थानांतरित कृषि ही
की जाती थी और जीविका का महत्वपूर्ण आधार पशुपालन ही था। चूँकि कृषि अभी स्थायी नहीं हुई थी और जीविका पशुपालन पर निर्भर करता था, जिसके कारण इनका अभी निवास भी स्थायी नहीं हुआ था। निवास भी इनका अभी अस्थायी था। वह घास फूस के घरों में रहते थे। मृदभांड से परिचित इस समय हो चुके थे, लेकिन अभी जो मृदभांड इनका होता था वह हाथ से निर्मित होता था और प्रमुख क्षेत्र जो था सो मेहरगढ़ का क्षेत्र था, यानी कि यह मेहरगढ़ के क्षेत्र में इनकी स्थिति को देखा जा सकता। उसके बाद इनका कर्मिक रूप से विकास हुआ। अब हम 5000 बीसी की स्थिति को देखें तो यह उसके कर्मिकता को बताता है, यानी कि किस तरह से जो है सो कर्मिक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, इस स्थिति को दिखाता। अब मेहरगढ़ के क्षेत्रों में जो है सो कृषि अस्थायी होने लगा था, यानी कि कृषि का विकास हो चुका था। अब कृषि अस्थायी ढंग से होने लगा था, स्थानांतरित नहीं था। पशुपालन का महत्व अभी भी कायम था और पशुपालन गतिविधि में लोग संलग्न थे, यानी कि कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ किया जाता था, जिसके कारण जो है सो इस काल को मिश्रित अर्थव्यवस्था का काल कह सकते हैं। मृदभांड में नयापन आया। 7000 बीसी की स्थिति में हमने देखा कि वहाँ पर मृदभांड जो इनका बना हुआ होता था वह हाथ से बना हुआ होता था, लेकिन 5000 बीसी की स्थिति में हम लोग देखते हैं कि अब मृदभांड इनका चाक पर निर्मित होने लगा था, यानी कि चाक का विकास हो चुका था। क्योंकि इस काल में अस्थायी कृषि का विकास हो चुका था, जिसके कारण जो है सो उत्पादकता में वृद्धि हुई। उत्पादकता में वृद्धि होने के कारण जो है सो लोगों को पौष्टिक भोजन मिलने लगा, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हुई। जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण जो है सो उस क्षेत्रों का फैलाव बढ़ा, लोगों का बसाव में वृद्धि हुई। और चूंकि उत्पादकता में वृद्धि हुई और थोड़ा सा अधिशेष उत्पादन होने लगा था, जिसके कारण जो है सो विभिन्न संस्कृतियों से लेन देन प्रारंभ हो गया। और यह लेन देन प्रारंभ होने से जो है सो सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा दिया और एक दूसरे की संस्कृति का प्रभाव पड़ा और एक दूसरे से मेल जोल में वृद्धि हुई। अब उसके बाद हम कर्मिक रूप से 3500 बीसी की स्थिति को देखते हैं तो इस समय एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। लोगों को तांबे की जानकारी हो गई। तांबे की जानकारी जब हो गई तो तांबे की जानकारी से अब धातु का प्रयोग जो है सो कृषि कार्य में होने लगा। धातु के प्रयोग होने से, यानी कि तांबे की कृषि कार्य में प्रयोग होने से कृषि कार्य में सहूलियत हुई और गहरी जुताई होने लगी, जिसके कारण जो है सो अब पहले की अपेक्षा अधिशेष उत्पादन ज़्यादा होने लगा। अधिशेष जब उत्पादन होने लगा तो अन्नागार का निर्माण हम लोग देखते हैं। अन्नागार निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, लेन देन प्रारंभ हुआ, मकान निर्माण में अस्थायीता आया, यानी कि मकान जो है सो एक जगह निर्मित होने लगा। मकान जो है सो अब पहले की अपेक्षा सुदृढ़ हुए और मकानों की किलाबंदी के भी साक्ष्य मिलते हैं। अब जो है सो मृदभांड जो है सो कलात्मक होने लगे और इसका हस्तशिल्प का भी बढ़ावा मिला। इस क्षेत्र को हम लोग देख सकते हैं कालीबंगा के क्षेत्र में, कोटदीजी में, आमरी में, दम सदात आदि के क्षेत्रों में जो है सो इनके विकास को देखा जा सकता है। विकास के परिणाम जो 3500 बीसी की स्थिति को हम लोग देखें तो इनके विकास का परिणाम ये हुआ कि अधिशेष उत्पादन ज़्यादा हुआ। अधिशेष उत्पादन होने के कारण अब जो है सो व्यापार में वृद्धि हुई, व्यापार को बढ़ावा मिला। व्यापार को बढ़ावा के साथ साथ हस्तशिल्प उद्योग का भी विकास हुआ और इस क्षेत्र में व्यापार के विकास के कारण विभिन्न संस्कृतियों के मध्य परस्पर सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा मिला, जिसके कारण इन संस्कृतियों की विशिष्ट क्षेत्रीय शैली, विशिष्ट परंपरा का भी खंडन प्रारंभ हो गया। वहीं दूसरी ओर सामाजिक संपर्क के क्षेत्र को बढ़ावा मिला। व्यापारिक विकास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ व्यापारिक गतिविधि के केंद्र भी विकसित होने लगे। अब हम लोग देखते हैं इसके 2500 बीसी की स्थिति। यह भी इसकी
क्रम को दिखलाता है। 2500 बीसी के आसपास जो है सो अब कांस्य निर्माण की जानकारी मिलने लगी, और कांस्य की निर्माण की जानकारी मिलने लगी तो उनके औजार जो है सो और मजबूत हुए, और मजबूत होने से इसके कृषि क्षेत्र में प्रयोग किया जाने लगा, और कृषि क्षेत्र में प्रयोग करने से गहरी जुताई और भी आसान हुआ, जिससे अधिशेष उत्पादन हुआ। अधिशेष उत्पादन होने से व्यापार का विकास हुआ। व्यापारिक एवं अब जो है जब व्यापार का विकास हुआ तो व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र का निर्माण होने लगा, और औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र के निर्माण के फलस्वरूप जो है सो प्राक शहरों का विकास हुआ। प्राक शहरों के विकास जो है सो क्षेत्रीय परंपरा का अंत किया और एकीकरण के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। इसके साथ ही मापतौल की मानक प्रणाली का विकास हुआ। एक ही तरह के मापतौल का प्रयोग किया जाने लगा। इस काल में विभिन्न क्षेत्रों में जो है बस्तियों की संख्या में अत्यधिक विकास हुआ, तब बस्तियों के पृथक अस्तित्व का पतन प्रारंभ हो चुका था। विकसित व्यापार एवं हस्तशिल्प के कारण जो है सो शहरों का विकास हुआ। परस्पर सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा मिला, जिसके कारण सामाजिक आर्थिक संपर्क का आधार का विस्तार हुआ, और परस्पर संपर्क ने विकसित स्वरूप की स्थिति को जन्म दिया, और जिसके कारण जो है सब एकीकरण के मार्ग प्रशस्त हो गया। अब हम लोग देखते हैं 2350 की स्थिति, जो सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व हड़प्पा सभ्यता परिपक्व स्थिति को दिखाता है। तो इसमें जो है उन लोगों की प्रगतिशील दृष्टिकोण, नवीन तकनीक का विकास, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ने नवीन सभ्यता का उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया, जो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। इस क्षेत्र में जो है सो आंतरिक एवं चूंकि अधिशेष उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा था, जिसके कारण जो है सो आंतरिक एवं बाह्य व्यापार विकसित स्थिति में आया। आंतरिक और बाह्य व्यापार जो है सो अब बड़े पैमाने पर होने लगा। विकास के कारण जो है सो प्राक शहर जो था वह अब परिपक्व शहर में परिवर्तित होने लगा, यानी कि बड़े बड़े नगरों का निर्माण होने लगा। विकसित कृषि के कारण जहां एक और जनसंख्या एवं बस्तियों का विकास हुआ, वहीं विकसित व्यापार ने पृथक सांस्कृतिक परंपरा को विखंडित कर इस क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक एकीकरण को सुनिश्चित कर दिया, और इस एकीकरण के कारण परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, जिसका साक्ष्य हमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी आदि विभिन्न क्षेत्रों से हमें देखने को मिलती है। और इस प्रकार से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का कर्मिक रूप से स्थानीय लोगों के द्वारा विकास हुआ। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। इसके आधार पर जो है सो आप क्वेश्चन को आसानी से लिख सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग दूसरे वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से यूपीएससी एवं अन्य सिविल सेवा परीक्षाओं में, बीपीएससी की परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे कि किस ढंग से सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और उसको किस ढंग से लिखा जा सकता है। धन्यवाद।